बीपीएससी घटना चक्र। आधुनिक भारत का इतिहास। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा अल्मीरा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीरा का आगमन हुआ था 1505 से 1509 में। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 ईस्वी में अल्मीरा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अजदीब में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचिन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? आंसर हो जाएगा इसका पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? आंसर हो जाएगा हॉकिंस को। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वो बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वो आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आंसर हो जाएगा सूरत में की थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने के सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप सवाल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत के अस्थायी रूप में एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा तथा जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? आंसर हो जाएगा 1632 में। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ईस्वी मानता है। कुछ अप्रमाणित स्रोतों में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी सूची सूती वस्त्र, चीनी सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापारी में थी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों का पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाट युद्ध के समय ही कर्नाट में नवाब अबरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने उदयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नाम के स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। ला सॉपल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थॉमस के युद्ध के लिए स्मरणीय है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी के द्वारा। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालक्रम इस प्रकार है।
अंबर युद्ध अगस्त 1749, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिलों में भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी मुंशी के नेतृत्व में हैदराबाद के तैनात कर दी गई। प्लासी का युद्ध जून 1757 अंग्रेजों द्वारा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। वांडीवर्स का युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध में प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी थी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली आंसर हो जाएगा बी, थॉमस बेस्ट ने। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। आंसर हो जाएगा बिहार से। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा बिहार। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? उपदीवान, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप निजाम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1837 ईस्वी तक, बहादुर शाह द्वितीय 1837 ईस्ट इंडिया कंपनी के
पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली दिल्ली तापालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले के पालम गांव तक रह गया था। बिहार के लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का निरस्त कर दिया है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इसका आंसर हो जाएगा शाह शुजा से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़े के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह मोहम्मद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फत्तह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मंत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों में मैत्री संबंध बनाए तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कस्तूतुनिया, आधुनिक जो इस्तांबुल है, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों द्वारा उसके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका भी कैप्टन स्लीमैन। ठगों के हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल के क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों को मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदयुक्त कर दिया था। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा डी, सर लियोनिल कर्टिस। सर लियोनल कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विराजत कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड
डलहौजी के समय भारत में रेल लाइन निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन 1936-38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी अंग्रेजी सेना में? इसका आंसर हो जाएगा बी दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अम्बाला और सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। इस नई राइफलों में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता था। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कल्पी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्ण स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह राजा थे। आंसर हो जाएगा जगदीशपुर के। बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर ने उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया। ईस्वी 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा बी, जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका ए, आरा से। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सभा ने पटना माना, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। इसमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ था। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में, कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने के द्वारा किया था तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने दिया था। जबकि बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों में सबसे उचित उत्तर ई है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। पटना बिहार में जगदीशपुर के
जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीनी गई थी। उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 के 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व में संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर बिसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। जगदीशपुर के राजा कौन थे? आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे, जिन्होंने वृद्धावस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया। विद्रोह के दौरान उन्हें बिहार का सिंह कहा गया। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? आंसर हो जाएगा बिहार से किया था। बिहार में 1857 का विद्रोह नेतृत्व आरा की विशाल रियासत के विद राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया, जो शीघ्र ही पटना के समूह दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों का संघर्ष किया और लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद युद्ध में प्राप्त घावों के कारण 26 अप्रैल 1858 को शहीद हुए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा सी कुंवर सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपने नेतृत्व में प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि अदम्य साहस के गुण से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आंसर हो जाएगा गालिब ने। 1857 को विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा डी, अधिकारियों की अक्षमता। अंग्रेजी अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों तक पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी का कारण सिपाहियों के विद्रोह बनाने में सहायक थे। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह का भाग नहीं लिया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 2 और 4 वाले वर्ग हो जाएंगे, यानी साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। 1857 विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्गों ने कलकत्ता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्यम वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उसकी सहायता करेंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ए वाला सही है। सीधा आंसर पढ़ लेते हैं। 1857 के स्वतंत्र संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों
जिम्मेदारों ने अंग्रेजों के धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल 5, यानी मुंगेर अप्रभावित रहा था। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? आंसर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध, यानी अवध की बेगम हजरत महल। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? 45 का आंसर बी हो जाएगा। असफलता का कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। 1857 के विद्रोह असफल का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। इसका आंसर ए और दोनों सत्य है, सही स्पष्टीकरण है। फिर इसका 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिनमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों या पटियाला, जींद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री का सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। आंसर हो जाएगा सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? आंसर हो जाएगा सर जेम्स आउट्रम एंड
डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व भी था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। इनके अनुसार यह एक स्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 50 का आंसर हो जाएगा ए, यानी वीडी सावरकर के द्वारा। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा पील आयोग। 1857 विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया है जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 में पूर्व 45,000 थी अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। नील विद्रोह किसके बारे में था? आंसर हो जाएगा सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। 1859 से 60 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों में विद्रोह हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसे अग्रिम भुगतान कर देते था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारण कर जो बहुत ही कम होती थी पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार की बेकार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा करम शाह। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजरा पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया था। 1825 में टीपू ने शेरपुर का अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। फराजी कौन थे? आंसर हो जाएगा हाजी सैदुल्लाह के अनुयायी थे फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सैदुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 1860 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आंसर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी
जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? आंसर हो जाएगा बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर। 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना। भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि को गिरवी रखना, ऋण पत्र पर उनके हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। इसी परिस्थिति में 1875-76 के अकाल के कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गई। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? आंसर हो जाएगा सी, वासुदेव बलवंत फड़के ने। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रणी वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 83 ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसी ने सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नअभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह 1818 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना को सहायता से बघेरा से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा खोंड जनजाति। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु के से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्रों में होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरिया को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। अंग्रेजों के एक महिला एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर देख लेते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह एक लंबी श्रृंखला है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था, संताल 1855 से 56 तथा मुंडा विद्रोह 1899 में। अंत में कोई विकल्प सही। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? आंसर हो जाएगा मेजर बारो। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और द्वीपों पर आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व सिद्धो और कान्हो चांद और भैरव ने किया। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिससे पीरपैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा सिंधु और कान्हू ने। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। आंसर हो जाएगा 1895 में।
मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जनजाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था, खूट कट्टी या मुंडरी का जमींदारी तथा व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगा जैसे लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गया। विद्रोह को चलने दिया गया पर बिरसा अमर हो गया। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? आंसर हो जाएगा रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा मुख्य उद्देश्य जनजाति से समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं इसका, यानी सी है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? आंसर हो जाएगा झारखंड। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया, झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन की गई। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, सिंहभूमि। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूमि क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इस क्षेत्र में जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक कर 1848 तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। हौज विद्रोह हुआ था। आंसर हो जाएगा 1820 से 21 के दौरान हुआ था। हौज विद्रोह 1820 से 21 में हुआ था, जिसका केंद्र संथाल परगना था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं इसका, छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों 1820 से 22 तथा पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं की चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त सभी विजयनगर के राजा, तमिलनाडु के पोलीगार तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। यानी इन्होंने विद्रोह किया था विजयनगर का राजा, तमिलनाडु के पोलीगार और त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी।